नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि अभी आपने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देख के आए और शायद में आप सभी घर पर पहुंच भी गए होंगे। और जैसा भी रहा, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बिल्कुल अच्छा रहा होगा। ये मेरे को आपसे पूरी 100% उम्मीद है। अब हम देखें कि आज के इस पेपर के अंदर हमारे पढ़ाए हुए में से कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको पेपर के अंदर देखने को मिले थे उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको समय हो तो अभी मिला लीजिएगा, नहीं तो आप कुछ समय रेस्ट कीजिएगा। उसके पश्चात फिर आप क्वेश्चन को मिला सकते हो। देखो, हमने पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी। अब विश्व दृष्टि दिवस है ना, इसकी थीम के बारे में पूछा है कि विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम पूछा है। कौन सी की? 2023 की थीम पूछा है। अब 2023 की थीम क्या थी? अपने नेत्र दान करें। ऑप्शन बी, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑप्शन सी, वनादता। और ऑप्शन डी था रतौंदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा है कि विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो 2023 की थीम थी भाई साहब, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लव योर आइज एट वर्क, ये क्या थी? 2023 की थीम थी। अब यहाँ पे विश्व दृष्टि दिवस के बारे में पूछ लिया साहब कि विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी। अब ये विश्व दृष्टि दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? ये आता है 12 अक्टूबर को। कब आता है? 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अब देखो, इसके बारे में पूछा है तो अगला जो एग्जाम होगा उसके अंदर ये भी पूछ सकता है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताने 12 अक्टूबर को। कब? 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2023 की थीम थी, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन था भाई साहब, हाँ बिल्कुल, जो अभी क्लास के अंदर है वो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी से अपने मित्रों के साथ जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर देके आए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मेरे को आपसे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बिल्कुल अच्छा रहा है। ये तो पूरी उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे, क्योंकि आपने किराड़ू क्लासेस से जो तैयारी की है। बिल्कुल, चलो अगले क्वेश्चन था भाई साहब अपना पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि इसके बारे में क्या पूछा है, स्थानों के बारे में पूछा है। देखो, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पेपर के अंदर निकालिएगा। और वहां पर यहाँ पे दिया है, कुछ मेलों के नाम दिया है। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं मेलों के ऊपर कि कौन सा मेला कहाँ पर बढ़ता है, और यहाँ पर स्थान का नाम दे दिया, यानी कौन सा मेला कहाँ पर बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। अब मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार की क्वेश्चन आए ना तो एक काम करना होता है आपको, यहाँ पे लिख देना है क्या? ABCD। क्या लिखना है? ABCD लिख दिया, ABCD। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आसानी होती है, ऐसे लिखने से आपको पता हो जाता है कि हमने किसका ढूंढ लिया। अब देखो, यहाँ पे आए ऑप्शन है बेणेश्वर। क्या है? ऑप्शन है कि बेणेश्वर आए। अब ये बेणेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है? तो सबको पता है कि बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है। यानी एक के अंदर क्या हो जाएगा, एक के अंदर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक के अंदर 3 यहाँ पर भी है, और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। अब इसके अंदर सीधा ही पता चल गया साथियों हमको कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑप्शन है बेणेश्वर का मेला कहाँ पे? बेणेश्वर का मेला है कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। एक के अंदर 3 देखना है, एक के अंदर 3 यहाँ पर ही मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं है। देखो, यहाँ पर एक के अंदर 4 है, यहाँ पर एक के अंदर 1 है, और यहाँ पे 2 है। तो और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। फिर यहाँ पे है कैला देवी का मेला। कौन सा मेला है? कैला देवी का मेला। और एक कैला देवी का मेला लगता है कहाँ पे? करौली के अंदर लगता है साहब। कहाँ पे लगता है कैला देवी का मेला? कैला देवी का मेला करौली के अंदर लगता है। जीण माता का मेला लगता है भाई साहब सीकर के अंदर। जीण माता का मेला कहाँ पे लगता है? जीण माता का मेला सीकर के अंदर लगता है। और ये डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक के अंदर। ये डिग्गी नहीं है, यहाँ पर डिग्गी आता है। क्या है? डिग्गी कल्याण जी का मेला है भाई साहब, है ना। डिग्गी नहीं है, ये डिग्गी कल्याण जी का मेला है। और ये डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पे लगता है? ये टोंक के अंदर लगता है। टोंक में भी काफी मालपुरा तहसील के अंदर एक है भाई साहब स्थान, कौन सा? डिग्गी, है ना। वहां पे किनका मेला लगता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है श्रावण मास के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये रहा ना, कि कौन से 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। कौन सी जनगणना के अनुसार? जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना के अनुसार जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के किस जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर साक्षरता दर सबसे कम है? देखो यहाँ पर ज्यादा नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया कम। और कल के क्लास के अंदर क्या पूछा था? कल के जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसमें ज्यादा पूछा था, और अभी क्या पूछ लिया? अभी कम पूछ लिया। तो सबसे कम कहाँ की थी? बिल्कुल जालोर की है। कहाँ की है? सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? सबसे कम साक्षरता दर है भाई साहब कहाँ की? जालोर की। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, ये एक क्वेश्चन ये रहा है यहाँ पे, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? अब ऐसी कौन सी सभ्यता है जो धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? क्या चंद्रावती, सिंधु, आहड़ या बालातल? तो कौन सी सभ्यता है जो ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कल भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था इवनिंग शिफ्ट के अंदर कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। और ये आहड़ सभ्यता ने अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी के किनारे पर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कल चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि अरे कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन आएगा, कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन आएगा। अरे देखो ये पेपर के अंदर कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन आ ही गया साहब। कहा था ना आपको, जिसने कल की क्लास देखी होगी, कल का पेपर एनालिसिस देखा होगा, उसके अंदर मैंने कई बार बोला था कि कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। अरे भाई साहब देख लो, प्रत्यक्ष के अंदर ही किया आ गया क्वेश्चन। अब क्या पूछा है? कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन कौन सा है? यानी यहाँ पर कुछ कथन दे रखा है और उन कथनों के अंदर से हमको असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य। देखो सत्य और असत्य का विशेष ध्यान रखना होता है भाई साहब आपके पेपर के अंदर। तो क्या दिया यहाँ पे? असत्य। अब देख ढूंढो साहब, असत्य कौन सा आ गया इसके अंदर? कालीबंगा एक सुयोजित शहर था, बिल्कुल। और घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्राचीन द्विसूती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह सभ्यता राजस्थानी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अब बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर क्या राइट आंसर करके आए हो आप, कौन सा राइट आंसर करके आए हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? अरे भाई साहब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन बी राइट आंसर क्यों होगा, हम बताते हैं आपको कि जो कालीबंगा सभ्यता ने यहाँ पर जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले, देखो यहाँ पर दिया है नहीं मिला है। अरे नहीं आता है ना, ये नहीं आता है तो ये गलत है। और यहाँ पे नहीं आ गया, ये क्वेश्चन क्या होगा, ये सॉरी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता से हमें जो जुते हुए खेत है उनके प्रमाण मिले। देखो कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, सही है। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था, ये कथन भी सही है। और प्राचीन द्विसूती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया, ये कथन भी हमारा सही है। वह राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अरे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, ये सबको पता है भाई साहब। चलो आगे बढ़े, इसके अंदर राइट आंसर का पता चल गया है सबको, ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राणा सांगा किनकी मृत्यु के पश्चात पूछा है कि राणा सांगा है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक कौन बनता है? क्या राणा उदय सिंह बनता है, राणा अमर सिंह बनता है, राणा विक्रमादित्य बनता है, या राणा रतन सिंह बनता है? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा क्या राइट आंसर करके आए हो भाई साहब। सुबह जो पेपर देख के आए हो वो जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या राइट आंसर करके आए हो इसके अंदर। बिल्कुल साहब, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? राणा रतन सिंह बनता है। कौन बनता है? राणा रतन सिंह बनता है। क्या बनता है? मेवाड़ का शासक बनता है। किनकी मृत्यु के पश्चात? राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब आपसे, ये आ गया अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है साहब। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आ गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, जो अपना भारत का संविधान है, अपने भारत के संविधान है ना भाई साहब, क्या है अपना भारत का संविधान, इसके बारे में पूछा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, क्या किस अनुच्छेद के अंतर
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्या पूछा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या आर्टिकल 165, आर्टिकल 166, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 164 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और यह भी पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पहुंचा है पॉलिटिकल साइंस का, जो रामकिशन जी सर के द्वारा कई बार करवा दिया गया। रेगिस्तान पंचायती राज स्थापित करने वाला राज्य का था, यानी जो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो पूछा है। क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान? पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था भाई साहब? देखो, अरे यो फरदान है राजस्थान, यहाँ पर पीछे रहने वाले में से नहीं है। तो किसके द्वारा की जाती है भाई साहब? अपने राजस्थान के बारे में, है ना। क्या अपने राजस्थान के द्वारा पंचायती राज स्थापित करने वाला कौन सा राज्य था? पहला राज्य था, यानी अपने राजस्थान के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज स्थापित की गई थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें आश्वासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है साहब? आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 साहब। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 40। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 40 जो भारत का संविधान है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उसे आश्वासन की इकाई के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान उसका आर्टिकल 40। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये आ गया एक क्वेश्चन और है। बिल्कुल साहब, ये क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में देखिए। वर्ष 2024-25, क्या वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया? जो बजट पेश किया जाता है अपने राजस्थान का, कौन सा वर्ष 2024-25 ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? क्या भजन लाल जी शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जोगाराम पटेल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या करोड़ी लाल मीणा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब? बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री कौन है भाई साहब? वित्त मंत्री है कौन? दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी वित्त मंत्री। और अपने राजस्थान के क्या है? उप मुख्यमंत्री भी। क्या है? उप मुख्यमंत्री। जो दिया कुमारी जी है भाई साहब, दिया कुमारी जी ये वित्त मंत्री अपने राजस्थान की, और ये अपने राजस्थान की डिप्टी सीएम भी है साहब। क्या है? डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम एक और साहब प्रेमचंद जी बेवरा। अपने राजस्थान के दो डिप्टी सीएम, एक तो है कौन? दिया कुमारी, और दूसरे कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा। दो डिप्टी सीएम है। और वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री दिया कुमारी। और दिया कुमारी जी के द्वारा बजट पेश किया जाता है कौन सा? 24-25 का। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब, निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? यानी ऐसी कौन सी समिति है? क्या पूछा है? निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? दत्ता समिति, गोखले समिति, वर्मा समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो कौन सी समिति है भाई साहब इसके अंदर? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। कौन सी समिति हो जाएगी? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? जो संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा। संविधान सभा के अंदर भारत के संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? इसके बारे में बताना है। एस.एन. मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण, सर बी.एन. राव या H.V.R. अयंगर? तो कौन हो जाएगा इसके अंदर? राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल एस.एन. मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरे एस.एन. मुखर्जी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। बिल्कुल, हाँ एस.एन. मुखर्जी बताया है ना।
चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन था भाई आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया साहब यहाँ पे, है ना। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अब। यहाँ पे दिया है अधिकार, यहाँ पे दिया है संबंधित है, यानी कौन सा अधिकार किससे संबंधित है। देखो यहाँ पे दिया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बात करें समानता के अधिकार के बारे में, किसके बारे में, समानता का अधिकार ये किसे दिया गया है। समानता का अधिकार दिया गया है सैन्य और शैक्षणिक उपलब्धियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन करना साहब। चलो बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब, है ना। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंदर आएगा, देखो क्वेश्चन ऑप्शन ए के अंदर आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा, यानी समानता का अधिकार सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन करना, यानी एक के अंदर 3 आ गया। फिर दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया भाई साहब। अब स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आएगा भाई साहब ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। फिर आया है यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो इसके अंदर क्या आएगा बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल इसके अंदर आएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंदर 4 आएगा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा ऑप्शन 2 आएगा। अब मिलान कीजिए यहाँ पे, एक के अंदर 3 और बी के अंदर कौन सा है, बी के अंदर आया 1, सी के अंदर कौन सा आया, सी में 4 है, और डी में कौन सा है, डी में 2 है। अब देखिए ऑप्शन के अंदर कहाँ पे है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है साहब। चलो आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगस्त 2024 में, कब, अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। बिल्कुल भाई साहब, जो अगस्त 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा कि निर्वाचन आयुक्त कौन थे। क्या मधुकर गुप्ता, ऑप्शन बी प्रेम सिंह मेहरा, ऑप्शन सी इंद्रजीत खन्ना, ऑप्शन डी ए के पांडे। तो कौन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा मधुकर गुप्ता। कौन हो जाएगा, मधुकर गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। नवीन चावला थे, सुनील आरोग थे, या राजीव कुमार थे, या ज्ञानेश कुमार थे। तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, राजीव कुमार थे साहब। कौन थे, राजीव कुमार थे। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन था भाई साहब आपके सामने, बिल्कुल भाई साहब, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, और क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत शानदार, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में चर्चा करें। गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से। जो गिद्दड़ नृत्य, कौन सा नृत्य, गिद्दड़ नृत्य के बारे में पूछा है कि गिद्दड़ नृत्य का संबंध, क्या पूछा है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताइएगा गिद्दड़ नृत्य का संबंध मारवाड़ क्षेत्र से, शेखावटी क्षेत्र से, बाड़मेर क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। बताइएगा गिद्दड़ नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है भाई साहब, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था। यहाँ पर कुछ संतों के नाम दे रखे, उन संतों के बारे में बताया कि निर्गुण उपासना का अनुयायी, क्या बताना है, निर्गुण उपासना का अनुयायी। कल भी दादू दयाल जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। कल तो क्या पूछा था, जन्म पूछ लिया दादू दयाल जी का, और आज क्या पूछा है, अनुयायी पूछा है कि वह कौन से अनुयायी, क्या पूछा है, अनुयायी के बारे में पूछा है कि निर्गुण उपासना के अनुयायी कौन था। तो ऑप्शन है दादू दयाल जी, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी रामचरण जी, या ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसके अंदर राइट आंसर तो हो गया कौन सा, ऑप्शन है जो दादू दयाल जी निर्गुण उपासना के अनुयायी थे। कौन थे, निर्गुण उपासना के अनुयायी थे। और कल जन्म के बारे में पूछा था, तो जन्म कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद के अंदर।
कहाँ पे हुआ था भाई साहब दादू दयाल जी का जन्म? दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और एक बात और याद रखनी है दादू दयाल जी प्रधान पीठ के बारे में, अभी जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसके अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो कहाँ पे? नरेना के अंदर है। कहाँ पे? नरेना के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? जो अपना प्यारा राजस्थान है, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा है। ऑप्शन है पार्वती नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी मानसी नदी, ऑप्शन डी काली सिंध नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी सबसे लंबी नदी? हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, और जो अभी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है केवलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? क्या पूछा है? केवलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या धौलपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, बूंदी के अंदर है, या भरतपुर के अंदर है? केवलादेव गणा पक्षी विहार के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो केवलादेव गणा पक्षी विहार है भाई साहब कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। यहाँ पर सवाई माधोपुर दिया है, तो सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो सवाई माधोपुर के अंदर है। और केवलादेव गणा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? भरतपुर के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन, आजादी के समय राजस्थान के में कितनी रियासतें थी? जो जब अपना राजस्थान आजाद हुआ तो आजादी के समय अपने राजस्थान के अंदर जो अपने राजस्थान है, अपने राजस्थान का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। उस समय अपने राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? क्या 19 रियासतें थी, 21, 15 या 17? तो कितनी रियासतें थी भाई साहब? 19 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। और 3 ठिकाने थे साहब। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, निमराना और कुशलगढ़। तीनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जो जैसलमेर है, जैसलमेर के प्राचीन नाम के बारे में पूछा है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए मांड, ऑप्शन बी धाड़, ऑप्शन सी मरु, ऑप्शन डी मारन। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर का प्राचीन नाम कौन सा था? तो जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। इस भाई साहब ने गलत कर रखा है, ये धाड़ नहीं है यहाँ पे, मारन भी नहीं है और मरु भी नहीं है। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम था भाई साहब क्या? मांड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर राज्य में पंचायती राज, क्या राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है? तो भाई साहब कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। बहुत बढ़िया, कितने प्रतिशत? 40% निर्धारित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल साहब, हाँ क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। नहीं ये करेगा, शेयर भी करेगा क्लास को ना। शेयर करो क्लास को, ऐसे काम चलने वाला थोड़ी। जो अभी सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर देख के आए वो क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। ऐसे कहने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है शेयर करने के लिए, अपने हिसाब से कर दिया करो यारो। शेयर करने में क्या जाता है आपका? और जो अभी क्लास को नए जुड़े क्लास के अंदर, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिससे क्या होता है जो आने वाले वीडियो डाले ना अपन, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। ये इंग्लिश के क्वेश्चन भी है इसके अंदर, मैथ के और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है। लेकिन अभी तक इनके आंसर की नहीं बनी है, तो जिनकी बनी है उनका एनालिसिस करवा रहे हैं अपन। बन जाएगी, जल्दी करवा देंगे, इनका भी करवाएंगे। बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन देखिएगा 103 नंबर का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय की में जानकारी देता है साहब? तो कौन सा? आर्टिकल 320, आर्टिकल 317, आर्टिकल 312, आर्टिकल 316। अब जो अपना भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के आरपीएससी, ये जो आरपीएससी है ना, उसके विषय के अंदर जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 320। कौन सा देता है?
आर्टिकल 320 इसकी जानकारी हमको देता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब 105 नंबर का, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? जो अरावली पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अब ये अरावली पर्वतमाला है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या दिलवाड़ा है, ऋषिकेश है, शेर है, या गुरु शिखर है? तो कौन सी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, केतड़ी बंसियाल संरक्षण रिजर्व निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर है? क्या भीलवाड़ा के अंदर है, अजमेर के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, कोटा के अंदर है? जो केतड़ी बंसियाल संरक्षण रिजर्व है, क्या केतड़ी बंसियाल संरक्षण रिजर्व ये राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? यह है भाई साहब झुंझुनू के अंदर। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। अब ये खेतड़ी है ना भाई साहब, क्या है यहाँ पर? खेतड़ी शब्द आए। अभी खेतड़ी के बारे में भी आपको कुछ जानकारी रखना है कि ये खेतड़ी अभी वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है? नीमखा थाना। कहाँ पे है? खेतड़ी खेतड़ी है भाई साहब नीमखा थाना के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन था भाई आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? यानी जो 44वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा संशोधन आता है? 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसी मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार थे अपने, उनमें से मौलिक अधिकारों की सूची से क्या हटा दिया है? हटा। अब कौन से अधिकार को हटाया गया? क्या स्वतंत्रता के अधिकार को हटाया, शोषण के विरुद्ध अधिकार को हटा दिया जाता है, या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, या समानता के अधिकार को हटा दिया जाता है? तो किसे हटा दिया जाता है? तो यह हटा दिया जाता है संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया जाता है? 44वें संविधान संशोधन के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है अपने भारत के संविधान से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल साहब, है ना, बहुत बढ़िया। और जो अभी शेयर कर दीजिएगा क्लास को जल्दी से। बिल्कुल एक क्वेश्चन आया 126 नंबर का, देखिएगा 126 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? अरे पूछा है कि कौन सा बांध चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और यदि आपने ये नहीं देखा होगा ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं देखा होगा आपको, तो आप सीधा ऑप्शन ए करके आओगे कोटा बैराज। लेकिन इसके अंदर देखना था, मैंने कई बार कहा है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि निम्नलिखित में बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? क्या कोटा बैराज नहीं है, रामगढ़ बांध नहीं, गांधी सागर बांध नहीं है, या राणा प्रताप सागर बांध नहीं है? तो ये ना रामगढ़ बांध, कौन सा बांध? रामगढ़ बांध। ये कहाँ पे नहीं है? ये चंबल नदी पर बना हुआ नहीं है साहब। कहाँ पे बना हुआ है? नहीं है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ नहीं है। तो भाई साहब जो ये रामगढ़ बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाण गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? बाण गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है बाण गंगा नदी पर? रामगढ़ बांध बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब आपसे, बिल्कुल साहब, है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब जितने भी क्वेश्चनों का हमने एनालिसिस किया, वो हमारे द्वारा जो करवाए गए क्वेश्चन थे उन्हीं में से किसी न किसी प्रकार से पूछा गया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके जो हमने सही करवाए क्वेश्चन वह सबके सही रहे होंगे। और जल्दी से आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा पेपर के अंदर। किसी के 40%, कितने क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही रहे हैं, 100 क्वेश्चन सही हो रहे, 120 क्वेश्चन, या किसी के 150 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे अब हम अंदाजा लगा सके कि अपने जो प्यारे विद्यार्थी है, गुलाब जैसे विद्यार्थी है, कमल के फूल जैसे विद्यार्थी है, उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिल्कुल सभी कमेंट कर बताइए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो सभी साथियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं इवनिंग शिफ्ट के पेपर के अंदर। सभी का धन्यवाद।